स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी, दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा बेटा नशा करता था। एक रात 16 साल की लड़की को अगवा करके घर ले आया और उसके साथ मैं उस लड़की को छुड़ाने लगे। बेटा उसे छोड़कर मुझे कमरे में ले गया। कुंडी लगाकर मेरे सारे कपड़े, पति जैसा भी हो, बीवी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वह ना रहे तो औरत की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। लेकिन मैं वह बदनसीब हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है। वह अंधेरी रात में कैसे मुझे भूल जा सकती है जिसकी सियाही ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सोहन मेरा 20 साल का बेटा था। घर का अकेला ही कमाने वाला था और बारिश भी। मेरे पति का देहांत के बस कुछ ही महीने गुजरे थे कि वह एक रात एक लड़की को अपने साथ घर ले आया। कहने लगा कि मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वजह ही ऐसी थी कि कभी भी सोहन की शादी उस लड़की से नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरा इनकार करना था। सोहन आपे से बाहर हो गया। उसने उस लड़की को तो वहां से भगा दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त फंसी हुई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कमरे की कुंडी लगाई। कहने लगा, आज तुम्हारे इनकार की तुम्हें वह सजा दूंगी कि दुनिया वालों के सामने मुंह छुपाते फिरेगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा गम और खुद से बुरा हाल हो गया। मैंने कहा, शर्म करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर मेरे साथ साफ मंजर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोहन मेरे पति की इकलौती औलाद था, इसीलिए मेरे पति ने उसके अब तक सारे लाड उठाए थे। इसीलिए खुदगर्जी और बदतमीजी उसके रग रग में कूट कूट कर भरी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे सिखाता आया था कि सोहन, तुम मेरी सारी जायदाद की अकेले वारिस हो। कच्चे दिमाग में बार बार सुनता था तो खुद बखुद ही उसके अंदर की सारी बातें खुदगी के तौर पर आ जाती है। सोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था। वह पूरे घर में यूं रहता जैसे वह मालिक है और मैं उसकी निगरानी। मुझे नहीं आता कि उसने कभी मुझे माँ कहकर कहा हो। मेरा नाम निशा है और वह मुझे निशा ही कहकर पुकारता था। पहले पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरा पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, तो इसीलिए सोहन की जुबान पर भी यही चढ़ गया है। मैंने फौरन उसी से टोक दिया, बेटा तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहा करो। लेकिन वह 8 साल की उम्र में ही बहुत ही बदतमीज किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें निशा ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उसका लहजा बहुत बुरा और बदतमीज सा लगा। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरे पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और सोहन स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बनाकर देने लगी तो कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद है। निशा उसकी इस बदतमीजी पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे माँ कहा करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वह कहने लगा, हो तुम, और मैं तुम्हें हमेशा निशा ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिए। कहने लगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तरपा के रख देगा। वह रोने लगा। उस वक्त मेरे पति कमरे से बाहर आ निकला। सोहन से रोने की वजह पूछने लगा। सोहन ने मेरी तरफ इशारा किया। कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे माँ के बजाय निशा कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने पूरी सुनी भी नहीं थी कि जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाले? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वह मेरा हाथ पकड़े मुझे किचन में ले गया। स्टाफ चलाया। चलते हुए कुछ चूल्हे पर मेरा हाथ रखकर मैं बुरी तरह से चिल्ला उठी, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस न आया। सोहन यह सब देखकर हंसते हुए तालियां बजा रहा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, खबरदार, जो तुमने दोबारा सोहन पर हाथ उठाया तो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पति ऐसी हरकत भी मेरे साथ कर सकता है, वह भी एक बच्चे के लिए। एक बार फिर अपनी बीवी को बच्चों के सामने अहमियत नहीं देगा तो वह क्यों इज्जत देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजर चला गया था और आखिरकार सोहन 9 साल का हो गया और उसकी खुदगर्जी और भी परवान चढ़ गई थी। वह स्कूल में जाता तो मैं खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर जरा भी देर हो जाती तो वह तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था।
मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका रह सकती थी। कल की सब्जी मौजूद थी। मैंने सोचा कि वही आज सोहन को दे दूंगी। सोहन जब स्कूल से वापस आया, मैं बड़ी मुश्किल से ही उसके लिए रोटी बनाई थी। वह सीधा किचन में आया, कहने लगा, निशा रोटी नहीं बनाई अभी तक? ना जाने तुम क्यों इतनी सुस्त और कमजोर हो। मैंने कहा मुझे सुबह से बुखार है, मैं खाना टेबल पर रख दिया हूँ है। लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खाने की प्लेट पकड़ी और जोर से फर्श पर फेंक दी। तुम मुझे बस खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? मैं नहीं, सर हिला दिया। मैंने कहा मुझे सुबह से बुखार है, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बुखार में अभी भी तड़प रही हूँ। मेरा सर पूरी तरह से चकरा रहा था। लेकिन सोहन भी शायद अपने बाप की तरह ही बेशर्म था। कहने लगा, यह ड्रामा मेरे सामने मत करो और चल खाना बना। मैं उसकी बात पर काम नहीं लगाया क्योंकि मुझे बुखार भी नहीं हो रहा था। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह खाना खाता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत भी ना थी कि ना सीधे से खाना बनाती। मेरे पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस लौटता था, लेकिन आज शायद सोहन के फोन करने पर जल्दी आ गया। मैं उस वक्त बुखार में बेसुध पड़ी सो रही थी। जब वह आया, मेरे बाल पकड़कर झटके से मुझे उठाकर बैठा दिया। कहने लगा, बदतमीज औरत, तुझे मैं इसलिए शादी करके नहीं लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेगी। यह कहकर वह मुझे बालों से उसे पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था। मैं भी घसीटते हुए पति के साथ चले गई और बड़ी मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था। मैंने खाना बना कर दिया था, मगर सोहन ने, मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई थी क्योंकि पति ने मुझे और बोलने का मौका ही ना दिया। और फिर गर्म तवे पर मेरा हाथ रखकर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगे। मैं दर्द से चिलमिला उठी थी। बुखार तो पहले से ही था, तब दर्द की ठेस पूरे बदन में फैल चुकी थी। मगर जब पति मुझ पर हाथ उठाया और दर्द की तेज पर मेरे पूरे बदन में दर्द करने लगे तो मैं चीख मार के बेहोश हो गए। उसके बाद पति कितनी ही देर मुझे मारता रहा, मुझे कुछ याद ना रहा। आंख खुलती तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर ही पड़ी हूँ। मेरे हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा वजूद दर्द कर रहा था। बुखार अभी भी था, मगर उसके बावजूद मैं ही कर क्या सकती हूँ। उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रात को ना जाने कौन सा वक्त था, तभी मुझे कदम की आवाज़ सुनाई दी। सोहन चलता हुआ किचन में आया और आकर मेरे सामने एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाकर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात ना माने तो उसका यही इशार होता है। मुझे सोहन से उस दिन से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई थी। अगर उसके बावजूद मैं कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वह इस घर का मालिक था। यही सब तो वह सुनता रहता था। उसने तो अपनी माँ की ही जरा इज्जत ना रही थी। पति ने मुझे अगले कुछ कई महीनों तक कोई बात नहीं की और ना ही मुझे दवा ला कर दी। मैं घरेलू नुस्खे अपनाते हुए अपनी तबीयत ठीक करने लगे। उसके बाद तो जैसे ही हालात हो, चाहे मर भी रही हूँ, तो सोहन की बात को कभी खाली नहीं जाने दिया। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती और उसके हर जुल्म को खामोशी से सहा करती। मगर उसके बावजूद उसका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बात करना बंद कर दी थी। वह सोहन से बहुत प्यार करते थे और मुझसे हर वक्त गुस्सा करते थे। कहते थे कि जो सोहन कहे वही करो, उसके हुक्म का पालन करो, उसके हुक्म के खिलाफ मत जाना। मेरी अब यही कोशिश होती कि बाप बेटे को शिकायत का मौका ना दूं। मेरी सारी हसरत जो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। सोहन 11 साल का हो चुका था और अब समझता था, मगर उसके नफरत और बदतमीजी तो जैसे आसमान पर पहुंच चुकी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज़ से बुलाया ही नहीं था करता था। वह घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। जब उसके कमरे के बाहर गई तो मुझे अजीब सी बदबू आने लगी। मेरी तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाज़ा खोला तो अंदर सोहन बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट थी। वह भी बेफिक्र होकर सिगरेट के कस लगे रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। 12 साल की लड़की के हाथ में सिगरेट। मैं आगे बढ़कर सोहन के हाथ से सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन बैठे हो? आने दो तुम्हारे पापा को, आज बताती हूँ। अगर सोहन ने तो हद ही पार कर दी। वह गुस्से से उठा और पकड़ा, लिहाजा कि मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं उसे बड़ी हैरत में पड़ गई थी कि वह मेरा बेटा था और अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। मैंने हैरानी से सोहन की तरफ देखा और बोले कि क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं है?
मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो। वह मुझे धक्का देकर बहुत ही गुस्से में कहने लगा, चल चल निकल यहाँ से, तू मेरी माँ नहीं है, सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है जिसे मेरा बाप झोपड़ी से उठाकर लाया था ताकि वह इस घर की साफ सफाई कर सके और मेरा कहना मान सके। दोबारा खुद की मेरी माँ कहा तो इससे बड़ा, इसमें भी बुरा इशारा करूँगा। उसके मुंह से आज तक जब यह सुना तो मुझे अपना वजूद बेमतलब सा लगने लगा। मैं रोने लगी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल गई। और हाँ, यह सच था कि मैं सोहन की सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ ही ना। मैंने उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुंचाया था, मगर आज उसने कैसे मुझे बिल्कुल ही बेइज्जत कर दिया था। मुझे आज भी वो रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके सोहन के बाबा के साथ भेजा था। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से था। सोहन के पापा जैसे सस का रिश्ता आना ही इसके लिए खुशी से कम न था, क्योंकि वह अच्छा खाते कमाते थे। मैं तो जवान भी, मगर सोहन के बाबा पक्की उम्र के आदमी थे। मगर मेरे बाबा ने जरा भी सोचे बगैर मेरी शादी सोहन के पापा से कर दी। और विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझसे यही कहा कि तुम इस घर में दूसरी बीवी बनकर जा रही हो, सोहन का एक माँ की तरह ख्याल रखना और अपने पति को कोई शिकायत का मौका ना देना। यह ना हो कि कल तक तुम पर कोई बात हो और वह तुम्हें घर से निकाले। यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखना बेटी की तुम्हारा बाप एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर है, उसके सर पर तुम्हारे बाद और बेटियों का भी बोझ है। माँ की नसीहत पल्लू से बांधकर यहाँ तक आ चुकी थी और शादी की रात में दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वह कमरे में आते ही नहीं थे, क्योंकि सोहन उनसे बिना वजह के जीत करके अपने पास रोक लेता था। जब वे कुछ देर मेरे पास आए और हमने कुछ बातें की तो वह एक बार फिर अचानक से सोहन दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गया और जिद करते हुए अपने बाबा को अपने साथ ले गया। मुझे मेरे पति ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरी बीवी हो, यह घर तुम्हारा है, तुम्हें इस घर की हर चीज़ की मालिक हो। उसने कहा यह घर और मेरा सब कुछ सोहन का है, वह इस घर का मालिक है। आज इस मालिक ने मुझे मेरी असली हैसियत याद दिला दी थी। शाम को जब सोहन के पापा आए तो मैंने सोहन की हरकत के बारे में उन्हें साफ लफ्जों में बताया। सोहन तो उनके सामने साफ मुक चुका था और कहने लगा कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, यह जानबूझकर मुझे आपकी नज़रों से गिराना चाहती है, वरना मैं क्यों सिगरेट पीऊँगा। सोहन के पापा को शक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी भी ली, मगर वहाँ से कुछ भी ना मिला। उल्टा मुझ पर ही चढ़ गए और बात सुनाते हुए कहने लगे कि अगली बार मेरे बेटे के खिलाफ बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ना। मैं तुम्हें अपने बेटे के देखभाल के लिए यहाँ लाया था और फिर तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूँगा। मैं तो डर के मारे हैरान हो चुकी थी। आखिर करती थी क्या? सोहन को इस हाल पर छोड़ देती तो वह और बर्बाद हो जाता कि यह सब देखकर कभी खामोशी रहना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया और सोहन बड़ा होता गया। वह तो मुझे यूं तू कहकर बुलाता करता, कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझे अपने सारे काम करवाता था। पति को भी अब मुझसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। लेकिन एक दिन रब ने मेरी सुन ली। सोहन 16 साल का था कि जब मैं उम्मीद से हो गई थी। उस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। मेरी गोद भर गई थी। मेरा अपना बच्चा अगर हो जाता तो शायद पति के दिल में भी मेरे लिए भी अहमियत बढ़ जाती। यह सोचकर मैं खुश हो गई थी। यह खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। उसका रवैया भी मुझसे अच्छा हो गया था। लेकिन यह बात सोहन से बर्दाश्त नहीं हुई। वह मुंह सुझाए बैठा था, लेकिन मैंने भी परवाह नहीं की। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह इस कदर चलता है। मुझे डॉक्टर बेड रेस्ट का मशवरा देकर गए थे, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। मैं दोपहर को उठी तो सोचा कि रात के लिए खाना बना लो, लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई तो बुरी तरह से मेरा पैर फिसला था और अगले ही लम्हे में मुंह के बल बहुत जोर से गिरी थी, क्योंकि किचन में सर्फ वाला पानी गिराया गया था। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी जब सोहन हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ। कहने लगा, तू अपने खून को मेरी जायदाद में हिस्सा बनाना चाहती थी, ले आज मैंने वह भी खत्म कर दिया। यह सब कुछ सिर्फ मेरा है और किसी को मैं कुछ भी नहीं दे सकता। मैं रात तक वहीं रोती तड़पती रही। सोहन घर से बाहर चला गया। जब पति घर आया तो मुझे देखकर डॉक्टर के पास ले गया। मेरा बच्चा खत्म हो चुका था। मैं बहुत रोई, लेकिन उसका इल्जाम भी पति ने मुझ पर डाल दिया कि मैं किचन धोने की कोशिश की तो मैं गिर गई। यह बात भी सोहन ने ही उन्हें बताई थी। सोहन अब 19 साल का हो चुका था और उसकी आदतें
और भी खराब हो चुकी थी। कई रातें घर से बाहर रहना, झूठ बोलकर बाबा से पैसे लेना, अलग अलग तरह की बुरी आदतें जैसे उसमें समा चुकी थी। उसकी संगति इतनी खराब थी कि मोहल्ले से शिकायत आना शुरू हो गई। मगर सोहन के पापा तो उस पर अंधा भरोसा था। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। उनका साया सर पर था तो खुद को सुरक्षित समझती थी, मगर अब उनके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। सोहन तो वैसे भी कभी मेरा ना बना था, भला अब वह मुझसे कैसे मोहब्बत करता। बाबा की मौत पर वह भी दुखी था, मगर फिर सब कुछ भूल भूल कर जिंदगी के मजे लूटने लगा। वह तो अब मुझसे और बदतमीजी करने लगा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था जा सकता। वह एक लड़की को घर ले आया। वह लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। सोहन उसे झटक कर चुप करवाने लगा। मैं कभी सोहन को देखती तो कभी उस लड़की को। सोहन उस लड़की को अगवा करके लाया था। वह रोते हुए मुझसे कहने लगे कि आंटी, मुझे बचा लीजिए, सोहन मुझे मार देगा, यह जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। सोहन गुस्से से कहने लगे कि मैं आज और अभी इससे शादी करने वाला हूँ। यह नौकरानी, जाओ मेरा कमरा सजाओ, आज मेरी सुहाग रात है। मैं किसी तौर पर उसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहती थी। वह लड़की डर के मारे मुझसे गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगी। वह मासूम लड़की तो एक कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब बाप की बेटी थी। सोहन का उस पर दिल आ गया और उसे मनाने लगा, मगर वह उसके झांसे में जब ना फंसी तो आज और जबरदस्ती उसे उठाकर घर ले आया था। सोहन इस कदर गिर गया सकता था, मैं भी सोच नहीं सकती थी। मैं उस लड़की को सोहन से छुड़ाना कर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगे कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ जबरदस्ती हरगिज नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वह डेढ़पन हिट हद कर दी। वह हद बात करते हुए मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, क्या करेगी तू 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 कर ही क्या सकती है? नौकरानी मुझे धमकी देगी? इतने पर निकल आए हैं तेरे। चुपचाप लड़के को इधर कर, वरना मैंने सोहन को डांटा और मना किया कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ जबरदस्ती की तो पूरे मोहल्ले को तुम्हारे करतूत का बताकर तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगी। मगर सोहन तो जैसे यहाँ अबला बबला होगा चुका था। उसकी अकड़ को ठेस पहुंची थी कि उसकी सौतेली माँ ने उसे जुबान लड़ाई है। वह गुस्से से बढ़कर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाएगी? आखिर मुझे इतनी इजाजत दी किसने कि तू मेरे सामने खड़ी रहकर इस कदर बोल सके? आज मैं तेरा वो इशारा करूंगा कि दुनिया तेरी जैसी औरत याद रखेगी। कि मैं तो डर के मारे उसको देखने लगी थी। उसने पहले की कुछ और कहती। सोहन मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हैरत और बेयकीनन से सोहन को देख रही थी। आखिर यह कहने लग वाला था कि दिमाग दुख रहा था, मैं काफ़ी थक चुकी थी। आखिर वह ऐसा भी सोच सकता था? मैं गुस्से से उसके तरफ देखने लगी और एक तेज थप्पड़ पूरी जान के साथ उसके चेहरे पर दे मारा। रुके रहिए दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई कहानी आपके साथ जल्द आते रहे। चेहरे पर ते मारा और बिलबिला उठा। मैं उसके चेहरे पर थोक कर बोली कि शर्म करो, माँ का दर्जा रखते हुए मैं तुम्हारे लिए अंधे मत बनो। तुम इंसान हो या जानवर, खुद को इस हद तक मत गिराओ कि नरक भी तुम्हें स्वीकार ना करे। सोहन बहुत हाइपर हो चुका था। उसकी आंख में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो गलत हरकत करनी चाहिए वह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का आशा ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली ही सही, मगर उसकी माँ थी और उसके मरे हुए बाप की बीवी थी। मैंने उसे खुद से दूर किया, मगर वह तो मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और बालों से दबोच कर गालियाँ लगाता हुआ मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैं ऐसी हार नहीं मान सकती थी। सोहन जैसे दरिंदे लड़कों को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने फौरन से साइड टेबल पर मौजूद कांच का गमला उठाया और सोहन के सर पर मारा। मैंने उसे सोहन के सर पर कई बार मारा। सोहन गिरकर तड़पने लगा। खून की धारें निकलकर आसपास बहने लगी। उसके सर में कांच के टुकड़े घुस गए चुके थे और वह तड़प रहा था। मैं हटती हुई सोहन को देख रही थी और आखिरी बार उसके सर पर दोबारा गमला पटक हुए बोले, थू है तुम पर और तुम जैसों पर,
तुम तो वह नासुर हो जिसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। तो इंसान नहीं सपेला है, जैसे जिसे दुनिया जहाँ की इज्जत और मोहब्बत देखकर भी देख ली, उसके बावजूद वह अपने ही पालने वालों को डसना नहीं छोड़ता। सोहन जमीन पर गिरा तड़प रहा था और मदद मांग रहा था, मगर मैं वहीं जमीन पर सहम कर गिरी रो रही थी। सोहन की अब से लेकर बचपन की सारी यादें और बदतमीजी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। मैंने एक नज़र अपने वजूद पर डाली, बिखरे बाल और जगह जगह से फट चुके कपड़े, मुझे घिन आ गई थी। सोहन से वह तरफ कर अब बेहरकत हो चुका था, खून बहकर मुझ तक आया, मगर मैं यूं ही बुत रही, बुनी जैसी बैठी उसे देखती रही। सोहन मर चुका था, मैं उसे मारना तो नहीं चाहती थी, पर आज उसके अंदर के जानवर ने उसे मार दिया था। यह कहानी कैसी लगी दोस्तों? अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।